गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भाग 16 लेकर आए हैं। इस भाग में हम भारत में कृषि ऋतुएं पढ़ेंगे। भारत में ऋतु के आधार पर फसलों की बुआई की जाती है, जिसे भारतीय कृषि ऋतु कहा जाता है। मुख्य रूप से ऋतु के अनुसार भारत में 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है या 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल और नंबर 3 जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई जो है प्रायः शीत ऋतु के प्रारंभ में की जाती है। प्रायः अक्टूबर और दिसंबर महीने के मध्य रबी की फसल की बुआई की जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में या ग्रीष्म ऋतु में रबी की फसल की कटाई कर ली जाती है। इस फसलों के अंतर्गत गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस फसलों के अंतर्गत जो सिंचाई की व्यवस्था है, हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। प्रायः पश्चिमी शीतोष्ण विक्षोभ की वजह से शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है, यह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, जिससे फसल का पैदावार अच्छा होता है। नंबर 2 है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल इसकी बुआई जो है मानसून के आगमन के समय होता है। भारत में मानसून के आगमन के समय जो फसलें बोई जाती है उन फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। भारत में प्रायः मानसून का आगमन मई से जून महीने के मध्य में हो जाता है। तो इस समय जो फसलें बोई जाती हैं, या कहा जाए वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो फसलें बोई जाती हैं उन फसलों को जायद की फसलें कहा जाता है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, तूर हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया इत्यादि। ये सब फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं और इन फसलों की बुआई जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में अर्थात अक्टूबर दिसंबर महीने के बीच में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इस तरह से ये खरीफ की फसलें थी। खरीफ की फसलों के बाद तीसरे नंबर पर आता है जायद की फसलें। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच में, या कहा जाए जो रबी की फसल है और रबी की फसल के कटने के बाद और खरीफ की फसल के बोने से पहले बीच का जो समय बचता है ग्रीष्म ऋतु में, इस समय जो फसलें बोई जाती है उसे जायद की फसलें कहा जाता है। इस फसल के अंतर्गत खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, सब्जियां हो गई और चारे हो गए, पशुओं के लिए चारे। गन्ना इसी समय बोई जाती है और गन्ना जो है 1 वर्ष की फसल है, जो कि पूरे 1 वर्ष में तैयार होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है और 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब इन फसलों में
अत्यधिक मात्रा में इन फसलों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन लेने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिसके कारण आधा से अधिक वृद्धि, उत्पादन में आधा से अधिक वृद्धि हुई। आधा से या आधा शीत कहा जाए, या जितना हम लोग सोचे थे उससे अधिक उत्पादन हुआ, और इस बढ़े हुए उत्पादन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम हरित क्रांति के विषय में कुछ जान ले। हरित क्रांति, हरित क्रांति कृषि उत्पाद बढ़ाने के संबंध में जो परिवर्तन लाया गया उसे हरित क्रांति कहा गया। अर्थात कृषि उत्पादन में आधुनिक तकनीकी, उत्तम कोटि के बीजों, उर्वरकों, मशीनों, यंत्रों आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के दशक में की गई। इसके पहले 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था के प्रयास से ही 1960 के दशक में उन्नतशील बीजों, उन्नतशील रासायनिक उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी के समावेश से कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को समावेश किया गया, जिससे 120 लाख टन गेहूं उत्पादन के स्थान पर 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। अर्थात इस समय 50 लाख टन गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ, और इसी 50 लाख टन अधिक गेहूं के उत्पादन होने की वजह से जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने इसी 50 लाख टन गेहूं के अधिक उत्पादन होने को ही हरित क्रांति की संज्ञा दी। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1960 के बाद भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसके पहले भारत में खाद्यान्न की काफी कमी हुआ करती थी। कमी का कारण था परंपरागत तरीके से कृषि कार्य करना, प्राचीन विधियों को, प्राचीन तकनीकी के आधार पर कृषि कार्य करना, जिसकी वजह से उत्पादन कार्य बहुत कम होता था, और हमको यहाँ के लोगों के भरण पोषण के लिए बहुत अधिक मात्रा में अनाजों का आयात करना पड़ता था। विदेशों से अनाज हमें अपने देश में मंगाना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति की वजह से अब कृषि उत्पाद में इतना अधिक मात्रा में वृद्धि हो गया कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब भारत आयात की जगह निर्यात करने वाला देश बन गया। तो इस तरह से 1960 के दशक के बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, और 1964-65 में सरकार ने गहन कृषि कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया, यानी विशेष प्रकार की फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। उसी समय 1968 में भारत में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसकी वजह से भारतीय कृषि प्रभावित हुई। इसके बाद बहुफसली कृषि कार्यक्रम चलाया गया। अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। उस सूखा के कारण या उस अकाल के कारण पैदावार में काफी कमी हो गई। इसकी वजह से ऐसे उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाने लगा जो कि उत्पादन अधिक देने वाले थे।
साथ ही बहुफसली कृषि कार्यक्रम का संचालन किया गया, यानी एक ही साथ कई सारे कृषि फसलों को बोया जाने लगा। इस तरह से उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती गई, जिसके प्रमुख कारण रहे हरित क्रांति। तो आज इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे हरित क्रांति से लाभ, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।